नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोबारा बात करने वाले हैं विष्णु नंबर के बारे में। दोस्तों, विष्णु नंबर अपने आप में कितना अनोखा है और कितना अद्भुत है, इसको हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं विष्णु नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वाई शेप में होता है। और यहाँ पर मैं विष्णु नंबर को सिर्फ ज्योतिष नहीं, आधुनिक गणित से भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करता है और क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार कुछ व्यक्तियों के हाथ में आप मस्तिष्क रेखा को देख सकते हैं और मस्तिष्क रेखा आगे जाकर कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाती है। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो इस तरह से डिवाइड होती है तो उसको विष्णु चिन्ह बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि उन लोगों के अंदर वो विष्णु प्रधान व्यक्तित्व है और उनके बिहेवियर में वो विष्णु कैरेक्टरिस्टिक्स झलकते हैं। तो दोस्तों, इस पे मैं किसी दिन विस्तार से दूसरी वीडियो बनाकर चर्चा करूंगा। आज हम बात करेंगे विष्णु नंबर के बारे में। और दोस्तों, विष्णु नंबर को आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में समझाने के लिए ये जरूरी है आपका समझना कि ये मॉडर्न मैथमेटिक्स से कैसे संबंधित है, मॉडर्न फिजिक्स से कैसे संबंधित है, इसको आप समझिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की फिजिक्स के बारे में विज्ञान बताता है, जिसमें एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप देख सकते हैं क्लासिकल जो मैकेनिक्स होती है वो कहीं ना कहीं ज्योतिष के सूर्य सिद्धांत से रिलेटेड विज्ञान है, जिसमें आप वो पंचांग निर्मित करते हैं, कैलेंडर बनाते हैं और आप गणनाएं कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य को सर्कल करेगा, कौन सा ग्रह कब किस पोजीशन में होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। ये सब जो गणनाएं होती हैं वो हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो भौतिक के नियम हैं वो इतने सटीक हैं, वो बदलते नहीं हैं। लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर आते हैं तो वहाँ पर ये नियम टूट जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वस्तुओं का और चीज़ों का आकार इतना कम होता है कि वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। और जैसे ही ये नियम टूटते हैं तो उसके साथ साथ हमारी जो समझ है हमारे रियल वर्ल्ड की वो वो धूमिल होने लगती है और हमें ये लगने लगता है कि जो हम दुनिया देखते हैं, जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, वास्तव में वो रियल भी है या नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको समझिए। आप ये समझिए कि जब आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो एटम का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब हम एटम के इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि लाइट उससे टकराकर जाए और वापस हमारी आँखों में आए, तभी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए फोटोन वो इलेक्ट्रॉन का ही एक तरह का दूसरा रूप होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। तो जैसे ही वो इससे टकराते हैं तो तुरंत ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदल लेता है। तो अगर हम इसको देख भी लें तो हमें कभी भी इसकी रियल पोजीशन पता नहीं चल पाती है। मतलब इसकी पोजीशन हमेशा हमारे लिए रहस्य बनी रहती है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को देख पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं। तो वो एक अलग मेथड है जिसमें स्कैनिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जाता है। लेकिन जब आप वास्तव में इस इलेक्ट्रॉन को देखना की कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये किस पोजीशन में है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कई वैज्ञानिकों ने आधुनिक और अलग अलग तरह से किस प्रकार से काम किया है। एक सबसे पहले मैक्स प्लैंक का इसमें वर्क आप देखेंगे वो आता है। मैक्स प्लैंक ने क्या दिखाया कि ये बताया कि उन्होंने एक ऐसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की खोज करी जिसमें से लगातार रेडिएशन वो निकलता रहता था और वो धीरे धीरे वो चीज़ डिके होती रहती थी। मतलब वो धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होता रहता था। उसके आधार पर उन्होंने एक कांस्टेंट दिया जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, एक वैल्यू दी गई है कि किसी भी चीज़ से जो रेडिएशन निकलता है, किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है, उसके निकलने की एक वैल्यू दी गई है जिसको 6.626 इंटू 10⁻⁻34 की वैल्यू में रखा गया है। अब दोस्तों, ये जब आप 12वीं में फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में पता चलता है
लेकिन यहाँ पर मकसद प्लैंक्स कांस्टेंट को समझाने का नहीं है, यहाँ पर उसके आगे का विज्ञान जो है समझाने की कोशिश है कि विष्णु नंबर कैसे जो है इन चीज़ों से कनेक्ट है। दोस्तों उसके बाद जो है वो आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने अपनी अलग थ्योरी दी। आइंस्टीन ने बोला कि जो लाइट होती है, जो लाइट जो ट्रैवल करती है ऐसे, वो उन्होंने बोला कि वो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रैवल करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको फोटोन बोला जाता है। और उन्होंने बोला कि इट्स नॉट वेव, कि जो लाइट होती है वो वेव नहीं होती है। वैज्ञानिकों के बीच में जो है बहुत टाइम से बहस का विषय रहा है कि जो फोटोन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वास्तव में पार्टिकल होते हैं या वेव होते हैं। दोस्तों पार्टिकल का मतलब ये है कोई भी पार्टिकल जो है जिसके पास मास है इस दुनिया के अंदर, वो अस्तित्व को दिखाता है। उसके साथ साथ दूसरा जो आप देखेंगे ब्रह्मांड के जो संरचना के संदर्भ में बताया गया है कि जो वेव्स हैं वो ब्रह्मांड की संरचना करती हैं। तो यहाँ पर आइंस्टीन ने कहा कि जो फोटोन हैं वो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रैवल करते हैं और वो वेव्स नहीं हैं। उसके आधार पर उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी की एक इक्वेशन भी दी। उस रिलेटिविटी की इक्वेशन में ये बताया गया कि जब भी जो है आप एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनर्जी का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर, उसके साथ साथ जो है लाइट ऑफ स्पीड का स्क्वायर, प्लस जो उस बॉडी का मास है उसका स्क्वायर, प्लस लाइट का क्यूब। तो आप देखेंगे जब हम किसी ऐसी चीज़ का मास निकालते हैं जिसका मास लगभग 0 के बराबर हो तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो ई स्क्वायर बराबर बचता है पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ई बराबर जो है आप देख सकते हैं पी बराबर जो है वो हो जाएगा ई अपॉन सी, क्योंकि इनके स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल कर दिए। और एनर्जी जो है उसको दिखाया जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी से, और सी को जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी से। तो इनको जब आपस में काट दिया जाता है तो मोमेंटम उस पार्टिकल का निकल के आता है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ। ये आइंस्टीन ने बताया कि किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम है, उसके जो चलने की स्पीड है, वो जो है h अपॉन प्लैंक्स का कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ होती है। अब दोस्तों यहाँ तक तो आइंस्टीन का जो वर्क था वो काम किया। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद डेविसन जर्मर नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है इज़ अ पार्टिकल बट इट्स शोइंग डिफ्रैक्शन। उन्होंने कहा ये पार्टिकल ही होता है लेकिन डिफ्रैक्शन को शो करता है। अब डिफ्रैक्शन को शो करता है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि जो फोटोन होता है, जो लाइट की फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं, जिसको लाइट ही कहा जाता है, वो दोनों कैरेक्टर दिखाता है, वेव का कैरेक्टर भी दिखाता है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी दिखाता है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी दोनों कैरेक्टर दिखाता है, वेव का कैरेक्टर भी दिखाता है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी दिखाता है। तो यहाँ पर कोई भी जो मैटर मूव करता है वो मैटर जो है ये दिखाता है कि mv बराबर p, मतलब उस मैटर का जो मोमेंटम है उसके चलने की स्पीड हमें अगर निकालनी है तो वो होती है उसका मास इनटू वेलोसिटी को आप अगर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो p की वैल्यू को निकालता है, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये हमने ऊपर जो वैल्यू निकाली थी p की, अगर हम उसको रख दें h अपॉन वेवलेंथ बराबर p, ये आइंस्टीन ने हमें जो इक्वेशन दी थी वो है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वास्तव में ये जो वेव होती हैं वो सिंपल वेव नहीं होती है, इनको मैटर वेव कहा जाता है। मतलब ये मैटर ही जो है वेव के रूप में जब परफॉर्म करने लगता है तो उसको मैटर वेव कहा जाता है। उसके बाद डबल स्लिट जो है एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें ये दिखाया गया कि जो वेलोसिटी ऑफ मैटर है, मैटर वेव है, वो बराबर नहीं मिली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। एक दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ इसके साथ साथ
कि जो वेलोसिटी ऑफ मैटर है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो पार्टिकल है वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है, वेव उसके पीछे आती है, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें बताया गया कि जो आप देखिए जो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव है वो है हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, जो एक विरोधाभास को क्रिएट करता है। कि प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी चीज़ जब जा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वेव उससे पहले आगे निकल जाए और पार्टिकल पीछे रह जाए। तो यहाँ पर जो है एक दूसरा कंसेप्ट दिया गया ग्रुप वेलोसिटी का। अब ये ग्रुप वेलोसिटी क्या है कि ये बताया गया कि ये जितनी भी जो वेव्स चलती हैं ये सिंगल वेव्स नहीं चलती हैं, इनके साथ साथ जो है और भी दूसरी वेव्स चलती हैं। तो जितनी भी जो लाइट ट्रैवल करती है वो हमेशा पैकेट्स में ट्रैवल करती है। ये एक पैकेट है लाइट का जिसको फोटोन बोला जाता है। अब इसमें कन्फ्यूजन एक और क्रिएट हुआ कि इसमें अगर मान लेते हैं कि ये जो पूरी की पूरी एक जो वेव का पैकेट है जो अपने अंदर एनर्जी ले जा रहा है, उसके अंदर पार्टिकल कहाँ पे होगा? पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर कहीं पे भी वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी कि सर्टेनिटी नहीं मिलती है दो चीज़ों की। अगर वो मान लेते हैं कि वेव कई सारी हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि किस वेवलेंथ को लिया जाए। जिस प्रकार से 2, 3 इस प्रकार से जितनी भी वेवलेंथ चलेंगी 3, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो अनसर्टेन हो जाती है। और अगर इसको मान लिया जाए कि ये किसी भी एक वैल्यू को जो है वेवलेंथ की ले लिया गया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर इस पार्टिकल की पोजीशन पता करना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि इस पूरे के पूरे जो पैकेट जो बना है इसके अंदर पार्टिकल कहाँ पर होगा। मतलब दोनों में से आप एक चीज़ को ही जो है देख सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है। और दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये देखा गया कि बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से जो है वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन बिहेव करते हैं। जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो कुछ अलग तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, जब हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो वो कुछ अलग तरह का व्यवहार दिखाते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो है श्रोडिंगर इक्वेशन दी। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी? I बार प्लैंक्स कांस्टेंट x और t टाइम के ड्यूरेशन में इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर 2m स्क्वायर लैम्डा x t अपॉन dx स्क्वायर प्लस वी एक्स टी लैम्डा एक्स टी। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो I है ये इमेजिनरी नंबर है। इसको इमेजिनरी बताया गया और इसकी वैल्यू बताई गई कि I बराबर होगा -1 के। तो दोस्तों ये रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। और उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे इसकी वैल्यू है h/2π। ये जो चिन्ह है वो वेव फंक्शन को दिखाता है। दोस्तों ये मेरा मतलब मकसद जो है इस पूरी इक्वेशन में आपको गणित पढ़ाने का नहीं है, ये बताने का है कि श्रोडिंगर ने जो है इस इक्वेशन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करी कि हम टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट जो है वेव फंक्शन को निकालने की कोशिश करें और ये पता करने की कोशिश करें कि जो पार्टिकल होता है जिसका हम मोमेंटम और उसके साथ साथ उसकी पोजीशन जो है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं जान पाते हैं कि वो कहाँ पर है, उसको निकालने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट दिया। ये इमेजिनरी नंबर जो है वो वास्तव में रियल नंबर नहीं है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया कि इसका जो है वो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता। तो जब उन्होंने जो है इसके बारे में बोला मुझे नहीं पता है
और ये वास्तव में किस तरह से एग्जिस्ट करता है या कैसे काम करता है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो विष्णु नंबर की ही एक वैल्यू को दर्शाता है, जिसको हम y के साथ जो है डिनोट कर रहे हैं। दोस्तों, आज बेशक हमारा विज्ञान इतना विकसित ना हो कि इस नंबर को समझ पाने में कैपेबल ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब हम इसकी कई डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, जिसको विष्णु नंबर कहा जाता है, और हमें पता चलेगा कि जो वास्तव में कनेक्टिविटी है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच में, वो उसको बनाए रखने वाला यही विष्णु नंबर होता है, जो जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, जो पदार्थ हैं, उनको मास देता है, उनके अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है और अपनी वैल्यूज़ को इतना डिफ्रेंशिएट करता है दूसरी वैल्यू से कि आप जो है उस नंबर के आप देखेंगे कि डिफरेंस डायमेंशन आपको मिलेंगे। इतने डिफरेंट वो डायमेंशन होंगे कि एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से बिल्कुल ही अलग होगी, और वही हमारे रियल वर्ल्ड की जो है आप देखेंगे तो सुरक्षा करके रखते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जो है ये नंबर सबसे ज़्यादा मैजिकल और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो दोस्तों, इस क्रम में, विष्णु नंबर के क्रम में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।